जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए आपका ये टेस्ट सीरीज नंबर हम आज 5 लेकर आ गए हैं मैथ सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है 71 नंबर। बोला कि एन भुजा वाले एक बहुभुज के विकर्णों का कुल संख्या आपका 27 दिया है, तो एन का मान क्या होगा। तो देखिए, इसको बताते हैं कैसे। तो देखिए, हमने क्या किया है, विकर्णों की संख्या का एक सूत्र होता है, ठीक है, बहुभुज के n इंटू एन माइनस 3/2, ठीक है। और यहाँ पे विकर्ण की संख्या दिया था 27, भर दीजिए। और यहाँ पे इसके तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, तो 27 में आप 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 दूना 54। और एक में इसको इस सब से गुना कीजिएगा तो इतना ही रह जाएगा। यानी तिरछा तिरछी गुना करने पर कितना आ रहा है, n इंटू एन माइनस 3 और 27 दूना 54, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप n का मान 9 ले रहे हैं, यहाँ पे n का मान आ गया 9, यहाँ पे भरते हैं। और ये 9 में से 3 को घटेगा तो 6 हो जाएगा, या 9 छक कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस 54 को प्रूफ कर देगा, यानी सेटिस्फाइड कर देगा। तो इसलिए इसका n का मान हम क्या ले लेंगे, 9, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा n का मान 9, ठीक है। तो इसका n का मान हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए 9 हो गया। अगला सवाल है ये वाला, देखिए बोला है कि p cos थीटा q का sin थीटा बराबर 8 है, तो p sin थीटा माइनस q cos थीटा बराबर 5 है। तो बोल रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। इस तरह से अगर आपका सवाल जब भी दिखे तो आप यहाँ पे p cos थीटा और q का sin थीटा बराबर 8 दिया है, ठीक है, और p sin थीटा और यहाँ पे माइनस q cos थीटा बराबर 5 है। तो अगर आपसे जब भी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पूछ दे तो इसका एकदम सिंपल ट्रिक है कि इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64, और 5 के स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि आपका 9 और यहाँ पे 8, 89 हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान। ऑप्शन नंबर, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि 30 मीटर लंबी सीढ़ी, है ना, आपका 15 मीटर ऊंची दीवार के सहारे इस तरह से खड़ी की गई है कि उसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श कर रहा है। तो सीढ़ी भूमि के साथ कितना का कोण बनाएगा। तो ये तो बहुत आसान सवाल दे दिया है। बोला कि 30 मीटर ऊंची लंबी सीढ़ी है और एक दीवार है, मान लीजिए दीवार हो गया, यहाँ से ये सीढ़ी लगा दिया। सीढ़ी की आपका दिया है कितना भाई, 30 मीटर, और ये 15 मीटर क्या है, दीवार है, 15 मीटर इसका दीवार हो गया। तो बोल रहा है कि इसका कोण कितना बन रहा है ये देखना है। तो ये कोण आराम से निकल जाएगा, ये थीटा, ठीक है। इसको अगर आप काटते हैं तो 15 दूना 30, तो यहाँ पे 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है, पता है। तो यहाँ पे जो 1 का, अब आप यहाँ से देखिएगा तो ये आपका यहाँ पे लंब, ये हो जाएगा कर्ण। लंब बटा कर्ण कितना दे रहा है, 1/2 दे रहा है ना। तो यानी लंब बटा कर्ण क्या है, देखिए ये थीटा लेंगे, और थीटा में यहाँ पे ये लंब दिया है और ये कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण किस में रहता है, साइन थीटा में। ये साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कितना, 1/2, और 1/2 साइन थीटा में कितना का मान होता है, 30 का मान होता है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन थीटा बराबर कितना भाई, तो साइन 30 लिखेंगे, और यहाँ से आप जैसे ही कट करेंगे तो थीटा के मान आ जाएगा आपका 30 डिग्री हो जाएगा। सिंपल तो है, आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप ट्रिक बेस पे भी बनाएंगे तो आराम से बना सकते हैं। ए बी सी, आप यहाँ से एक त्रिभुज बना लेंगे। भाई आपका ये सीढ़ी का, ये आपका लंबाई दिया है 30 मीटर, और ये आपका दीवार का दिया है 15 मीटर। आप काटेंगे इसको, 15 दूना 30, यहाँ पे 1, तो आप यहाँ सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे थीटा का मान जो यहाँ अगर 1 के सामने यहाँ पे पड़ रहा है तो ये थीटा का मान 30 हो जाएगा। 1 के सामने पड़ रहा है थीटा, तो थीटा का मान 30 डिग्री, ट्रिक से भी बना सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, पूरा कि इतना जो है कि मूलों को दुगुना, मूलों वाला समीकरण पूछ रहा है, मूलों को दुगुना कर देना है, ठीक है। तो दुगुना करने पर कौन सा समीकरण आएगा वो देखना है। तो चलिए इसको बनाकर दिखाते हैं आपको। तो देखिए, हमने क्या किया है, ये समीकरण लिख दिया है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो बी के स्थान पे कितना है, -2 लिखा है, सूत्र में माइनस माइनस हो गया, और ए के जगह पे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, तो 1, और इसको हम माइनस माइनस प्लस 2 लिख देंगे, नीचे 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे सी बटा ए, ठीक है। तो सी के जगह पे कितना दे रहा है, सी के जगह पे आपका 4 दे रहा है, ए के जगह पे 1 दे रहा है। तो 4/1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या किए हैं, अब हम अल्फा के जगह 2 अल्फा करेंगे, चूंकि दुगुना करना है, और बीटा के जगह 2 बीटा कर देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर अगर निकालते हैं, दो कॉमन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हमें 2 आया था, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी तरह से 2 इंटू अल्फा इंटू 2 इंटू बीटा दुगुना करके करना है, तो 2 दूना 4 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 4 आया था, 4 चौका 16 हो गया। अब इसका आप समीकरण निकालेंगे तो कितना हो जा रहा है, अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना हो जा रहा है, डबल हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह भी डबल हो जाएगा, यानी इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डबल हो जा रहा है, ये 2 दूना 4 और ये दो दूना 4 दूना 8 हो, और यहाँ पे कितना आ रहा था हमारा, तो देखिए ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 कहीं नहीं दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका ई आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बात करते हैं, ये देखिए बोला कि एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई एगो 55 है, एगो 48 दिया है, तो आपका समचतुर्भुज की लंब ऊंचाई आपका पी हो, तो निम्नलिखित में कौन सा गलत है ये देखना है हमको। ठीक है, तो गलत चेक करना है, इसमें कौन सा गलत है, तो चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके। तो देखिए इसमें क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 गुने d2। ठीक है, अब समचतुर्भुज का ये क्षेत्रफल हो गया आपका पहला विकर्ण, है ना, एक यहाँ पे ऊंचाई हो गया, और इसका क्षेत्रफल ऊंचाई गुने यहाँ पे इसका डीसी है ना, ये आधार गुने ऊंचाई हो जाता है, क्षेत्रफल निकालना होगा तो ये देखिए ऊंचाई हो गया, ये आधार हो गया, और 1/2 d1 गुने d1 कितना था 55 दिया था, और d2 48 दिया था। आगे बढ़ाएंगे हम इसको। ठीक है इसको जब सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 24 बार में आ जाएगा, और 24 में 55 से आप गुना मार लीजिए, तो गुना मारेंगे तो आपका इतना आ जाएगा 1320। और हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ देखिए अब हम करेंगे कैसे, तो यहाँ पे ए ई दिख रहा है ना, ये ई, इसको ऊंचाई को हम पी मान लेते हैं, और ये डी सी निकालना है, ये डी सी। ठीक है, तो डी सी कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे निकाला गया है, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर रूट अंडर, है ना, ओ डी का स्क्वायर प्लस, है ना, ओ डी का है, देखिए ओ डी का स्क्वायर प्लस किसका ओ ए का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये आपका निकल जाएगा कौन सी, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, है ना, ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, तब नहीं निकलेगा, यहाँ पे समकोण बनाएगा तो। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पे मान भरा गया है। उसके बाद में जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा, तो यहाँ पे ओ डी का मान 55 दिया था ना, 55 के आधा कर देंगे, इसका ओ सी का मान कितना हो जाएगा 48 था ना, उसका आधा कर देंगे। देखिए यहाँ पे कैसे देख रहे हैं ना, क्योंकि पहला विकर्ण 55 था ये वाला, और एगो विकर्ण कितना था आपका ये 48 था, तो आधा करेंगे इसका, फिर इसका भी आधा कर लेंगे, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखिए 55/2 है ना, बट्टा में भाग देंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 27.5 दूना हो जाएगा ना 55, और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा, और ये आपका इसको काटेंगे तो 24 का स्क्वायर आपका 576 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका 1332.25 हो जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेगा तो 36.5 हो जाएगा, और इस फिर 36.5 से आप इसको काटिएगा तो कितना मान में कट के आएगा 36.16 आ जाएगा पी का मान। अतः ये जो पी का मान आ रहा है 36 से 12 और 37 से छोटा होगा, जो कि ऑप्शन में कह नहीं दे रहा है, इसलिए इसका उत्तर ई होगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि 36 से 12 37 से छोटा कहीं ऑप्शन में नहीं दे रहा है। ठीक है, अगला सवाल की बात करते हैं, ये वाला देखिए, बोल रहा है कि ये जो समीकरण दिया है इसके मूल अल्फा बीटा है, तो बोल रहा है कि समीकरण के माइनस अल्फा इनवर्स माइनस बीटा इनवर्स अगर मूल हो जाए तो क्या होगा समीकरण। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा जो समीकरण दिया था उसको हमने लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए सूत्र होता है ना, तो बी की जगह पे पी लिखा है, माइनस सूत्र में होता है तो माइनस हो गया, आई ए की जगह एक है तो माइनस पी बटा एक करेंगे तो माइनस पी हो जाएगा। फिर उसके बाद में अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, तो सी की जगह आपका क्यू लिखा है, ए की जगह एक लिखा है, यानी कि क्यू/1, यानी कि इसका हो जाएगा आपका क्यू। ठीक है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे, माइनस अल्फा इनवर्स प्लस माइनस बीटा इनवर्स, इसको करेंगे तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, इसको आगे थोड़ा बढ़ाएंगे तो माइनस, है ना, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इनवर्स खत्म हो जाएगा, बटा में लगा देंगे तो इसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बटा में हो गया, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें कितना आया था माइनस पी, और माइनस सूत्र में था, और अल्फा इंटू बीटा क्यू आया था, तो हमारा सीधा सीधा यहाँ क्या आ गया भाई, पी बटा क्यू आ गया। ठीक है,
अब अल्फा इंटू बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका हम निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा इनवर्स बीटा इनवर्स, यानी 1/अल्फा 1/बीटा, यानी अल्फा 1/अल्फा इंटू बीटा 1/अल्फा इंटू बीटा का मान कितना था क्यू, यानी 1/क्यू हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान भरेंगे, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस हो गया, और इसका मान हमें कितना पता था, p/q, आई एक्स है तो एक्स। इसी तरह से इसका मान हमें कितना पता है, तो 1/q। अब उसके बाद में क्या करेंगे, q से हम सब में गुना मार देंगे, ताकि q बटा में हट जाएगा। देखिए इसमें q आ जाएगा गुना में, इसमें तो q से कट जाएगा, q से करेंगे गुना, इसमें भी q कट जाएगा, गुना मारेंगे तो इसमें भी q से, जीरो में q से करेंगे तो जीरो रहेगा। यानी इसका आपका यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में उत्तर दिया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम अगले सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, ये बोला गया है कि जो बंटन है बारंबारता उसको देखिए, ठीक है, 0 से 10, 10 से 20 ऐसे दिया है ना आपका, इसमें 3, 8, 14, 20, 25 दिया है ना, तो बोला कि उपयुक्त बारंबारता बटन को किस रूप में जाना जाता है। तो ये किस रूप में जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये सतत बारंबारता बटन के रूप में जाना जाएगा। भाई क्यों भाई, क्योंकि सतत बारंबारता किसको बोला जाता है, बोला कि एक सतत बारंबारता बटन वह श्रृंखला होती है जिसमें आंकड़ों को विभिन्न बिना अंतर वाले वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, बिना अंतर वाले वर्गों में वर्गीकृत किया जा रहा है, उनकी क्रमशः बारंबारता भी लिखी जाती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सतत बारंबारता। यानी कि इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसको हम सतत क्या कहेंगे, सतत बारंबारता का इसको हम बोल सकते हैं। अगला सवाल है ये वाला, देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर चलिए हम विचार करते हैं। तो इसका आंसर ये देखिए, पहले कथन क्या दिया, पहला यदि दो समरूप यदि दो त्रिभुज समकोणीय हो तो वे समरूप होगा। दूसरा, वो यदि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो वे समरूप होगा। ये तो पहला तो सही बोला है, लेकिन ये दूसरा गलत हो जाएगा। पहला सही है, क्योंकि अगर कोण की बात किया जाए, किसी भी दो त्रिभुज में अगर कोण समान है तो समरूप आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल अगर बराबर कोई बोलता है तो ये आपका यथी नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो समरूप भी होगा, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर केवल ए हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल की बात करते हैं। ये देखिए बोल रहा है कि आपका 35 सेमी, 44 सेमी और 75 सेमी लंबाई भुजा वाले एक त्रिभुज का अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अंतःवृत्त की त्रिज्या आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसानी तरीका से इसको निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो इसको हम कैसे निकालेंगे देखिए, तो देखिए ऐसे सवाल को क्या करेंगे, हम इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे, ठीक है, ए बी सी मान लेंगे। और उसके बाद में हम एस निकालेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। ये तीनों को जोड़ना है आपको और 2 से भाग करना है। तो ए की जगह 35, बी की जगह 44 और सी की जगह 75 लिखेंगे और तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपका, तीनों को जोड़ के देखिए, 5 और 4 9 और 9 और 5 14 के 4, ठीक है, 7 4 11 और 3 14 1 15, यानी कि 154 आ रहा है, 2 से भाग देंगे तो 7 गुना के 14, 7 गुना के 14, यानी कि 77 आ रहा है। इसका मान कितना आ रहा है, 77 आ रहा है दोस्तों, इसका मान अर्ध परिमाप निकल गया 77, ये पता चल गया हमको। अब उसके बाद में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये आपको तो पता ही होगा कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, है ना, ऐसे आप निकालते होंगे एस माइनस सी, ठीक है, ऐसे आप निकाल लेंगे। एस के जगह आपको कितना भरना है, 54 भरना है, अरे नहीं 77 भरना है, 77 ना आया था 77। इस एस के जगह आप 77 में से 35 को कम कर लीजिए, ठीक है। 77 में से आप 35 को कम करेंगे तो कितना होगा, 7 में से 5 गया 2, और 7 में से आप 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी 42 हो गया, ठीक है। फिर आप 77 में से बी घटा लीजिए, यानी 44 को कम कर लीजिएगा, तो 7 में से 4 गया 3, ठीक है, और 7 में से 4 गया 3, 33 हो जाएगा, और गुने फिर आपका एस माइनस सी निकालेंगे, यानी कि आप 77 में से आप 75 को घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि अब इसको तोड़ेंगे 77 गुने 42 गुने 33 गुने 2, ठीक है। कितना आएगा देखिए, इसको थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, कितना आया था 77, ठीक है, 77 आया था। उसके बाद कितना आया था 77, और गुने इसको दूसरा इसको इसको घटाने पर कितना आ रहा था 42, है ना, 42 को आ रहा था ना 77, इसको घटाने पर। उसके बाद में फिर 44 को घटाए थे हम 77 में से, तो कितना आ रहा था 33 आ रहा था,
फिर उसके बाद में 75 घटा रहा था तो 2 आ रहा था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? आप 11 से 77 लिख सकते हैं, यानी 7 गुने 11 लिख दीजिए। क्या इस 42 को आप कितना लिख सकते हैं? 70 के 21, 21 दूना 42 ना जी। 7 गुने 3 गुने 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस 33 को 11 3 33 लिख सकते हैं, 11 गुने 3, और ये 2 ऐसा ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब 2 गो का एगो बाहर निकल जाएगा, तो 7 का एगो 1 2 है ना, 2 गो 7 हो गया तो एगो 7 बाहर। 11 का एगो है तो एक और एक और 2 गो 11 हो गया, एगो बाहर आ गया। फिर उसके बाद में 3 भी 2 गो है तो एगो 3 आ गया, 2 भी 2 गो है तो एगो 2 आ गया। अब गुना मार लीजिए सबको। ठीक है, अब सबको जैसे ही आप गुना मारेंगे, ठीक है, 7 गुने 11 गुने 3 गुने 2, तो आपका 462 आ जाएगा। इसको गुना मार के देखिए तो 462 आ जाएगा आपका। हिरोन सूत्र से क्षेत्रफल आ गया त्रिभुज का। ठीक है, ये पता चल गया हमको। अब हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना था, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कैसे निकलता है? तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो ऐसे निकलता है, यानी कि आपका एरिया जो होगा ऊपर लिखना है। ठीक है, त्रिभुज का एरिया ऊपर लिखना है और उसके अर्ध परिमाप से भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 462 और बटा आप 77 लिखेंगे और इसको काटेंगे तो 6 बार में ये कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 6 सेमी। ठीक है, तो 6 सेमी कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, ये वाला देखिए, बोला कि एक समानांतर श्रेणी का 14वां पद 6 है, छठा पद 14 है, तो 95 पद क्या होगा? देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला था, 14वां पद 6 है, तो इसको हम a प्लस 13 डी लिख सकते हैं 14वां को। ठीक है, और यहाँ पे छठा पद 14 है तो a प्लस इसको 5d एगो कम करके लिख देते हैं 14। इस समीकरण 1 का समीकरण 2 दोनों को हम घटा देंगे तो a से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए हम घटा दिए हैं, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 1 को ऊपर 2 को नीचे लिखे, चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पे माइनस कर दिए, प्लस था प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, ये से कट गया। 13 को में से 5 को घटेगा तो 8 को बचेगा, और जब 6 में से 14 घटेगा तो उल्टा घटेगा तो -8 आएगा, और 8 से 8 काटेंगे तो 1 आएगा, और लेकिन माइनस बचेगा, यानी डी का मान आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो वही हमने लिखा है। अब समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 जो था हम उसको लिख दिए हैं, और डी का मान -1 यहाँ पे भर देंगे। तो देखिए जैसे था वैसे ही छोड़े हैं, डी की जगह पे खाली -1 भरे हैं, तो ए प्लस माइनस -13, -13 उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ए का मान 19। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अब वाले इसमें और आगे बढ़ा के देखते हैं। तो बोला क्या गया था? बोला था 95वां पद निकालो, ए प्लस इसको 94 डी लिखेंगे एगो कम करके। ए का मान हमें कितना पता है? 19, और डी का मान हमें -1 पता है। अब इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, तो 19 सही प्लस माइनस माइनस हो गया 94, और 94 में से 19 घट रहा है, उल्टा घट रहा है, -75 आंसर हो गया। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल की बात करते हैं। बोला कि 3 अंकों की एक संख्या है जो कि 11 से भाज्य है। इसके इकाई स्थान पर उसका अंक 1 है, और वह संख्या अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या कितना है आपका? तो बोला है कि 9297 से अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी ये आपको चेक करके बताना। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। इसको ऑप्शन, तो देखिए इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इसको ऑप्शन से बनाएंगे, बहुत ही इजी तरीका से, आसानी से बन सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 400 यहाँ पे 91 को 451 को लेते हैं, इसको उलट देंगे हम तो 154 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 154 है, ठीक है, इससे जैसे ही कितना अधिक जोड़ना था आपका संख्या में? 297 जोड़ना था, तो जोड़िएगा 297 तो कितना हो जाएगा? 451 फिर से आ जाएगा, यानी कि मूल संख्या के बराबर आ जा रहा है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बोला था ना कि जो आपका 11 से कटने वाला हो तो 11 से कट भी जाएगा, और इकाई के स्थान पर 1, तो देखिए 1 भी है, और वह संख्या के अंकों को उलट देने पर बनने वाली संख्या इतना से अधिक है, माने जो इतना से अगर हम उसको उलट देंगे और उस उतना से ज़्यादा ही कर देंगे तो फिर संख्या बन जाएगा, वही संख्या आ जाएगा। तो यानी इसको हमें कौन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल की बात करते हैं। ये वाला देखिए, बोला है कि एक व्यक्ति रेल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटे की यात्रा उसके करने के बाद में टैक्सी से 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट की यात्रा कर पूरी यात्रा को मतलब पूरा किया, तो यात्रा के दौरान उसने कितनी औसत चाल से यात्रा किया है ये निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा? बहुत ही इजी तरीका से इसको बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे देखिए। ठीक है, तो औसत आपको चाल निकालना है,
तो कुल दूरी बटा कुल समय निकालेंगे, सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अगर आपको औसत चाल निकालना है, औसत स्पीड निकालना है तो, एवरेज स्पीड निकालना है तो, ठीक है, ये हो जाएगा सूत्र। तो आपका कुल दूरी कितना हो जाएगा, कैसे निकलेगा, देखिए कुल दूरी कैसे निकलेगा। तो आपका बोला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के 1 घंटा में यात्रा कर रहा था, 50 गुने 1, ये हो गया, ठीक है, कुल दूरी। और 32 जो था 32 किलोमीटर जा रहा था, कैसे कितना से चाल से 30 मिनट यानी हाफ घंटा, यानी 1/2 के हिसाब से जा रहा था। और इसका टाइम कितना था, ये यहाँ इसमें 1 घंटा लग रहा था, इसमें कितना लग रहा था, आधा लग रहा था। इसको अगर आप काटते हैं तो ये 16 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 16 आ रहा है और ये 50 से कम 50 हो जा रहा है। तो इसको जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 50 और 10 60 66 हो जाएगा। ऊपर आपका आ जाएगा 66 और नीचे 1/3 1/2 1 और 1/2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी ऊपर 66 हो जा रहा है और नीचे आपका 3/2 हो जा रहा है। इसको आगे बढ़ाएंगे उलट जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा यानी 66 गुने 2 और नीचे हमारे आ रहा है 3, 3 से काटेंगे तो इसको 22 बार में कट रहा है, 22 में 2 से गुना मारेंगे तो कितना आ रहा है, हमें 44 आ रहा है। तो 44 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अब देखते हैं 83 नंबर, क्या बोला है भाई, दो अंकों की संख्या का योगफल कितना है बोला है, 10 बोला है। उनमें से आपका 18 को घटा दिया जाता है तो संख्या के अंक जो है उत्क्रमित हो जाते हैं, माने उलट जाते हैं, और संख्या के अंकों का तब गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने क्या किया है, दो अंकों की संख्या को हम क्या मान लिए हैं, 10x प्लस वाई 10y प्लस एक्स मान लिया है। और यहाँ पे संख्या जो हमें x प्लस वाई को कितना बोला है, अंकों का योग 10 था, एक मान लीजिए। और बोला था उसमें कि जो संख्या था उसमें से अगर 18 अगर आप कम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जा रहा था, उलट जा रहा था, ठीक है। तो संख्या के जो अंक थे पलट जा रहे थे। तो देखिए संख्या जो माने हैं उसमें से 18 कम कर रहे हैं तो संख्या के अंक उलट के यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब इसको जब मैं सोल्व कर रहा हूँ तो देखिए वो 10y है ना, और इधर से एक वाई प्लस था तो इधर आया था माइनस, यहाँ पे प्लस एक्स था और ये माइनस एक्स इधर आया गया तो 10x माइनस हो गया, आई माइनस बाहर गया तो प्लस हो गया। अब आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से घट के कितना 9y, इसमें से घट के माइनस 9x हो रहा है, 18 हो रहा है। 9 से भाग देने पर y माइनस एक्स बराबर कितना हो रहा है, 2। अब दोनों समीकरणों को सोल्व करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए पहले समीकरण और नीचे दूसरा समीकरण को लिख दिए हैं और माइनस प्लस इसको काट दिए तो इधर 2y बचा, इधर 10 दूना 10 8 10 2 12 हो गया। और इसको काट दिए हैं तो 6 बार में कट गया यानी y का मान 6 हो गया। अब समीकरण 1 से बात करते हैं तो y के मान 6 भर दिए, ये 6 जाके उधर घट जाएगा तो घट के कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और इसका गुणनफल हमें निकालना था तो x इंटू वाई, तो x के मान 4 आया, y के मान 6, 6 चौका 24 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो देख लीजिए 6 चौका 24 ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका जवाब। अब अगला सवाल देखते हैं। अब 84 नंबर देखिए बोला है, बोला कि एक कागज का आयताकार ए बी आयत के रूप में है, ए बी सी डी के आकार में है और ए बी का मान 22 सेमी, बी सी का मान 14 सेमी है और कागज के बीसी वाले व्यास को अर्धवृत्ताकार भाग में अलग कर दिया जाए तो कागज का शेष क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, एक आयताकार चित्र बना लिया है ना, कागज का ABCD है ना। और इसमें बोला था कि BC वाले जो भाग पर एक अर्धवृत्त बनाना था आपको, ठीक है। चलिए भाई तो अर्धवृत्त यहाँ पे बना दिया गया है, काट लिया गया है। और इसका लंबाई 22 दिया था, चौड़ाई इसका 14 दिया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई यानी 22 गुने 14 निकल गया, ठीक है। और उसके बाद में हमें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये अर्धवृत्त हो जाएगा। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। और आर का मान यहाँ आधा कर लेंगे यानी 14 का आधा 7 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 7 गुने 7 भर लेंगे और ये 22/7 और ये 1/2 देखिए जो कि यहाँ पे हमने भरा है 22/7, 7 गुने 7 और 1/2 इधर लिख दिए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, 7 से 7 कट गया। और ये 2 से काटेंगे 11 बार में, 11 में 7 से कर लेंगे तो 11 7 77 हो जाएगा। अब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 22 गुने 14 कर लेंगे तो 308 आ रहा है। और शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है तो 308 में से वो अर्धवृत्त का भाग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा जो कि आपका 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ठीक है। तो सीधा सीधा इसका आंसर आपका हो गया, कौन सा होगा, हमने घटा उठा के लाया है 231, तो 231 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल की बात करते हैं, बोला है कि दो शंकु के त्रिज्याओं का अनुपात दिया है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया है तो आयतनों का अनुपात पूछ रहा है। इसको तो आसानी से बनाया जा सकता है। तो शंकु के आयतनों का अनुपात निकालना है, दो शंकु है तो पहले शंकु का आयतन ऊपर लिख दीजिए,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और दूसरे का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन इसमें 1 2 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात, यानी पहले त्रिज्या कितना है, पहले का R1 का मान 3 दिया है, मैंने यहाँ पे आपको R1 की जगह पे 3 भरना है, और R2 की जगह दूसरे 4 भरना है, यहाँ पे R2 की जगह यहाँ पे 4 भरना है। ये दोनों तो कट जाएगा, तो ऊपर 3 का स्क्वायर आपका 9 हो गया, और नीचे आप यहाँ पे 4 भरेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे H1/H2, तो ऊंचाई का अनुपात कितना है, ये 4 है और ये 3 है, तो यानी ऊपर आपको 4 लिखना है और नीचे आपको 3 लिख देना है, ठीक है। H1/H2 लिख दिए। अब इसको काटिए, तो इस 3 3 9 है ना, 3 3 9, यानी ऊपर 3 बार में कटेगा, ये 4 चौका 16 यानी 4 होगा, यानी ऊपर 3 और नीचे 4 आ रहा है, यानी आपका 3/4। इसको आप अनुपात के रूप में 3:4 बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल की बात करते हैं। बोला है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 10 सेमी व्यास वाले शंकु को उसी व्यास वाले अर्धगोला पर मढ़ा जाता है, तो इसमें निर्माण ठोस ठोस वस्तु के आयतन ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बताते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या किए हैं, एक अर्धगोला बना दिए हैं, ठीक है, और इस अर्धगोला पर एक शंकु बना दिए हैं, जैसे बोला था। इसका व्यास जो था 14, तो आधा कर दिए 7, और इसका ऊंचाई 12 दिया था। आगे देखते हैं, तो अभीष्ट आयतन निकालना है, तो दोनों का जुड़ जाएगा आयतन, तो ये आपका अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यू, और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में हमें 1/3 कॉमन मिल रहा है, और पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे 2 बच जाएगा, 1 बच जाएगा 2r, और इसमें सिर्फ एच बचेगा, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाए हैं, तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 5 × 5 और 2, और आर का मान 5 है और एच का मान 12 दिया है। इसको आगे बढ़ाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो 1/3 22 है ना, आप 50 25, और यहाँ पे 5 × 10 12 यहाँ हो गया। इसको जोड़ने पर कितना हो रहा है, जोड़ने पर यहाँ पे 22 हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे गुना उना करके इतना लिख दिए हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ाएंगे इसको, तो इसको हम 22 में 25 से किए तो 484 हो गया, नहीं 22 में 22 से गुना किया तो 484 25 बच गया है। गुना मारेंगे तो कितना हो जा रहा है, 12,100, और उसमें 21 से भाग दे देंगे, तो आपका आ रहा है कितना भाई, तो 576.19 हो जा रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब अगला सवाल की बात करते हैं, ये वाला देखिए, बोला है कि दो बिंदु इतना इतना आपका मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया है, तो ए और बी का मान निकालिए, ठीक है। कैसे निकालते हैं देखिए इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, ये दोनों बिंदु को हमने लिख दिया है, इसके मध्य बिंदु को बीच में लिख दिया है, और मध्य बिंदु के निकालने का एक फार्मूला होता है कि x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो देखिए x1 हो गया 2a, और x2 कितना हो गया -2, दोनों को जोड़ दिए हैं, बटा 2 लगा दिए। ये y1 4 है, y2 आपका 3 भी है, बटा में 2 लगा लेंगे जोड़ के, और ये मध्य बिंदु की जगह पे ये बिंदु लिख दिए। आगे बढ़ाएंगे इसको, तो देखिए इतना आ गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर कितना है देखिए, 2 कॉमन लेके काटेंगे तो सब 2 कट जाएगा, तो a -2 बच जाएगा यहाँ पे, और इसको नहीं काटेंगे, छोड़ दिए हैं, और ये पहला इस पहले के बराबर करेंगे, है ना। ये पहला इस पहले के बराबर, ये दूसरा दूसरे के बराबर करेंगे, ए बी का मान निकल जाएगा। तो देखिए पहला पहला के बराबर किए, तो -1 इधर आके जुड़ गया, तो कितना हो गया, ए का मान 2 हो गया, और दूसरा दूसरा के बराबर करना था मेरे को। ये देखिए दूसरा ये जो था इसके बराबर कर रहे हैं, देखिए हमने बराबर किया, और इसके बाद में हमने क्या किया है, इसको हम 1 से ऐसे गुना करेंगे तो ये ऐसे ही छप गया, ये 2 से करेंगे तो 2 दूना 4a, और यहाँ पे 2 एकम 2। आगे हम क्या किए हैं, इसको यहीं छोड़ दिए हैं, और ए की जगह पे हमें 2 आया है, तो 2 भर दिए हैं, 2 और 4 दूना 8, यहाँ पे 2 गो यानी 10 गो हो जाएगा, ये 4 गो होने जाकर घट जाएगा, तो 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, 3 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी बी का भी मान 2 हो गया, ए का भी मान 2 हो गया, यानी 2 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आंसर 2 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल की बात करते हैं, ये देखिए बोला है कि एक त्रिभुज के 2 शीर्ष इतना और इतना दिया गया है, यदि इस त्रिभुज के लंब केंद्र मूल बिंदु हो, लंब केंद्र मूले बिंदु हो, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, एक त्रिभुज बना दिया गया है ए बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे एक शीर्ष दे दिया था, दूसरा शीर्ष दे दिया था, तीसरा शीर्ष को हम के मान लेते हैं, एच के मान लेते हैं। चलिए मूल बिंदु से बोल रहा था, इसका केंद्र मूल बिंदु था, तो 0 0 कर लिए हम।
इसको हम यहाँ से एक लंब डाल दिए तो एम इसका लंब हो गया, मान के चलो इस पे भी एक लंब डाल दिए, इसका एन लंब हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, तो जब आपका ए एम लंब किस पर है, बी सी पर है, देख लीजिए यहाँ पे ए एम लंब है, ए एम जो लंब है किस पर है, बी सी पर। तो लंब वाला सूत्र के हिसाब से इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे अब। ठीक है, तो देखिए कैसे बनेगा यहाँ से। तो ए एम और बी सी की जो परमाणुता होगा का गुणनफल क्या होगा, -1 हो जाएगा। चलिए ए एम का और बी सी का समीकरण, इसका परमाणुता निकालिए, तो क्या हो जाएगा। तो पहले हम M1 का ए एम का परमाणुता निकालें, तो है देखिए ए एम, इसमें आपका ई दोनों बिंदु हो जाएगा। ठीक है, ई दोनों बिंदु के हिसाब से चलेगा। तो y2 माइनस वाई वन, ठीक है, y2 माइनस वाई वन है ना, अब बटा x2 माइनस x1 होता है ना। ये y2 में से माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 0 + 1, और यहाँ पे 0 - 5 आ जाएगा। तो वही देखिए लिखा हुआ है, और इनटू उसके बाद में क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इनटू आप फिर किसके बाद बोला है, बीसी की परमाणुता निकालना था। तो बीसी कौन दिख रहा है आपको, देख लीजिए यहाँ पे है, बीसी की परमाणुता निकालना था ना। तो एक बार तो हमने इसके हिसाब से कर दिया ना, इसके हिसाब से। उसके बाद आपको किस में करना था, बीसी की परमाणुता। ठीक है, तो बीसी की परमाणुता क्या है, देख लीजिए यहाँ पे बीसी लिखा है ना, ये देखिए बीसी की परमाणुता। तो क्या होता है, एक्स y2 माइनस वाई वन बटा x2 माइनस x1, ये ना होता है। तो y2 कितना है, देखिए एच के है, और y1 कितना है, 3 है, लिख दिए ऊपर। और यहाँ पे x2 आपका h माने हैं, और x1 कितना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ, और इंटू गुणनफल कितना आ रहा है, -1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/-5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो पूरा सोल्व करेंगे ना इसका, तो ये समीकरण आपका आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लीजिएगा कैसे सोल्व करिएगा। यहाँ पे देखिए 1/-5 हो जाएगा, 1/-5। ठीक है, और इसको कितना लिखा हुआ है, k-3, और बटा आपका लिखा है h+2, और बराबर में कितना है, -1 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 5 आपका उधर चला जाएगा। ठीक है, 5 आपका उधर चल जाएगा, तो इधर k-3 और इधर h+2। तो आपका क्या हो रहा था, कितना हो जा रहा था, देखिए आपको सोल्व करके दिखा ही देते हैं। k-3 बट्टा आपका h+2, और उधर 5 आ जा रहा था, तिरछा तिरछी गुना करेंगे बटा एक लगाकर। ठीक है, तो कैसे गुना करने पर, तो आपका देखिए 5 में h से तो 5h, अब 5 में 2 से तो 10, ठीक है, प्लस में बराबर 1 में करेंगे तो इधर ऐसे ही छप जाएगा k-3। ठीक है, उसके बाद अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका 5h में से के ए हर हट जाएगा आके, तो 5h माइनस के, ठीक है, बराबर आपका ही -3, 10 बाहर जाके जुड़ेगा एक और, तो -13 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका देखिए कितना आ रहा है, जो हमने बोला वह आ गया। समीकरण एक मान लीजिए, इसी तरह से आपका दूसरे का भी परमाणुता निकालना है। ठीक है, दूसरे के परमाणुता आपका बी एन और ए सी। तो देखिए बी एन और एस एन, बी एन है, देखिए एक बार ये और ये लेकर करना है, तो ये बी एन वाला के हिसाब से करना है। तो बी एन का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए बी एन, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, y2 0 और y1 3 है, तो 0 - 3, और y x2 आई -x1, तो माइनस कितना हो, -0 + 2 हो जाएगा। हो गया पहला वाला, और फिर इसी तरह से इसका करेंगे हम। ठीक है, तो h भले थी k माइनस कितना हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, k+1 और h-5 हो जाएगा बट्टा में। अब इसी तरह से देखिए वहीं पे सजाया गया है जैसे आपको हम बताया, और -1। ठीक है, इसको भी उसी तरह से जैसे हमने सोल्व करके बताया, तो आप सोल्व करके देख लीजिए, तो आपका ये समीकरण आएगा। और दोनों समीकरण को हल करके देखिए, तो हल करने पर आपका h का मान -4 और k का मान -7 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त, इसमें कोई ऑप्शन में नहीं दिया रहा है, -4 -7 आ रहा है, जो कि कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो गया। अगला सवाल ये बोल रहा है कि सरल रेखा इतना की परमाणुता क्या होगी। तो बहुत आसान सवाल है। तो tan थीटा बराबर आपका परमाणुता क्या हो जाएगा, आपका -a/b, -a/b हो जाता था। देखिए a की जगह कितना है, √3 है, और b की जगह पे कितना है, -3 है। यहाँ पे माइनस सूत्र में होता था, माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको आप काटेंगे तो नीचे हो जाएगा √3। तो 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का होता है। तो tan 30 अब उधर लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा, tan से tan खत्म, तो थीटा का मान 30 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा के जगह पे आपका कितना आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं कि उस रेखा का समीकरण क्या है जो इतना के लंबवत, जिसका y आपका प्रतिच्छेद कितना है, -3 है। देखिए देखते हैं इसको।
तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है कि पहला समीकरण लिखा हुआ है उसे हम m1 निकाल लेंगे, पहला ढाल निकाल लेंगे। तो माइनस a बटा b होता है, तो a की जगह पे 5 लिखा है तो 5 है, माइनस सूत्र में होता है। अब b की जगह पे 3 लिखा है तो 3 लिख दिए, तो माइनस 5/3 m1 निकल गया। इसी तरह से m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है, लंबवत जब बोला है तो m1 और m2 इक्वल टू -1। तो हम चलिए m2 का मान यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, तो m2 निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये m1 जाके बटा में चल जाएगा, और m1 के मान हमें पता है -5/3, तो ये 3 ऊपर चल जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3/5 आपका m2 निकल जाएगा। अब आपसे बोला गया है कि y बराबर mx प्लस c इसका सूत्र हो जाता है ना, अंतखंड वाला। तो आपका y और m के मान 3/5 आ गया है, और यहाँ पे x कैसे ही छोड़ेंगे, c का मान कितना बोला था, -3 बोला था ना अंतखंड, ये भर दिए। अब इसके बाद में जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से सब में हम गुना मार देंगे, तो देखिए 5 में इस और y से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5y, और ये 5 में 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे 3x बच जाएगा। तो यानी कि आपका ये समीकरण आ रहा है। अब इसको हम थोड़ा सजा लेंगे, तो ये 5y उधर चला जाएगा, तो आपका 3x माइनस 5y इधर -15 हिले था तो उधर चल जाएगा, तो +15 हो जाएगा, यानी इसका आंसर इतना हो जाएगा, 3x माइनस 5y बराबर 15। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल ये देखिए, ये बोल रहा है कि 4/1 प्लस टेन स्क्वायर, 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा है ना, और 3 साइन स्क्वायर अल्फा। देखिए इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है, बहुत आसान है। तो 4 यहीं छोड़ देंगे, और 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, प्लस एक बट्टा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर की जगह कॉसेक स्क्वायर, तो 1/कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा है तो अल्फा, प्लस 3 साइन स्क्वायर पहले से था, 3 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब आपके यहाँ देखिए 4 को कॉस स्क्वायर है, तो 4 कॉस स्क्वायर अल्फा ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए एगो अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, 3 गो साइन स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा, 4 गो साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 कॉमन कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी जैसे ही आप 4 कॉमन कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बच जाएगा। तो इसका मान 1 होता है, तो 1 भरेंगे, यहाँ पहले से 4 कॉमन लिए हैं तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल ये देखिए, बोला गया है कि ध्वज की ऊंचाई क्या होगी जब 20 फीट लंबी एक सीढ़ी है, ध्वज 20 फीट नीचे तक पहुंचती है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या आपका आंसर हो जाएगा, ध्वज की ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए हमने वही बना लिया एक, तो देखिए हमने एक क्या किया है, ध्वज बना दिया, देखिए ये वाला, है ना। बोला था ना आपसे, क्वेश्चन क्या बोला है, थोड़ा सा एक बार आपको फिर से बता दूं। क्वेश्चन बोला था ना दोस्तों, 92 बोला गया था कि आपका एक ध्वज की ऊंचाई क्या होगी जिसमें 20 फीट लंबी सीढ़ी, 20 फीट लंबाई, ये 20 फीट लंबी एक सीढ़ी है, ये बात बोला गया था। और क्या बोला था दोस्तों, और बोला था इसमें कि 20 फीट ध्वज के 20 फीट नीचे तक पहुंचती है, 20 फीट नीचे तक पहुंचती है, ये 20 फीट ध्वज था, 20 फीट नीचे तक पहुंचती है, ये बात बोला था। उसके बाद बोला था आपका, तो आपका ये निकालना था ना आपको, ये ध्वज की ऊंचाई है ना, ये निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमने एक और चित्र बनाया है, देखिए कैसे बनाया है, DBC है ना, देख रहे हैं, ये वाला जो हमने चित्र है यहाँ से हम काट के इसको हम निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 60 का कौन बना रहा है ना, 60 का। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला चित्र बना के देखते हैं कितना आ रहा है। तो ये टोटल 60 था दोस्तों, टोटल 60 था, तो इसका आधा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो देखिए हम 30 कर दिए हैं, और 30 कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, जब ये आपका 20 बोल दिया है ना, ये एक भुजा बोला है, और यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कैसे निकलेगा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आपका ये 30 था, ये 20 बोल दिया था, है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए 30 के सामने वाले को 1 बोलते हैं, और 90 के सामने वाले को 2 बोल देते हैं, पता ही होगा आपको। और ये वाला आपका दिया था, ठीक है, कि 2 यूनिट कितना के बराबर है, 20 के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वही लिखा हूँ, 2 यूनिट 20 तो 1 यूनिट 10 हो जाएगा। तो AD निकालना था, AD 1 यूनिट था, देख लीजिए यहाँ पे, पहले BD बोला था ना, तो 1 यूनिट था ना,
तो 1 यूनिट मतलब कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो आपसे ए डी प्लस बी डी निकालना होगा। ए बी टोटल निकालना था आपको, ए डी प्लस बी डी। ठीक है, पूरा ए बी निकालना है ना, पूरा ऊंचाई। तो ए डी 20 था, आई बी डी कितना आया है, उसको 10 आया था ना, तो जोड़ दीजिए। 20 से 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो वही आपका आ गया 20 और 10 जोड़ के 30 मीटर आंसर हो जाएगा टोटल। ठीक है, तो 30 मीटर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिए अब 93 नंबर बोला है कि 180 मीटर टावर के शीर्ष के दो वस्तुओं को अवनति कोण टावर के किसी भी साइड में आपका 30 डिग्री और 45 डिग्री के वस्तुओं के बीच की दूरी तो क्या होगा, ये बोला गया है। देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, जिस तरह से बोला उसके अनुसार हमने चित्र बना दिया। ठीक है, कैसे बोला था, देखिए आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। बोला 180 मीटर ऊंची एक टावर था। 180 मीटर है, मान लीजिए 180 मीटर ऊंचाई का एक टावर था। इसके दो वस्तु का अवनमन कोण, एक यहाँ पे वस्तु है, एक यहाँ पे वस्तु है, दोनों का आपका अवनमन कोण, अवनति कोण यानी अवनमन कोण। तो पहले वस्तु का आपका 30 का कोण बन रहा था, दूसरा का 45 का कोण बन रहा था, ये हमने लिख दिया। उसके बाद वस्तुओं के बीच की दूरी, वस्तुओं के बीच की दूरी कितना होगी ये निकालना है आपको। ठीक है, तो वस्तुओं के बीच की दूरी ये आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपका पहले हम इसके हिसाब से कर रहे हैं। तो देखिए ये 45 बन रहा है, तो 45 के सामने ये एक हो जाए मान लेते हैं, क्योंकि दोनों तो सेम ही होता है, तो दोनों एक एक हो जाएगा। और हमें ये 30 है, 30 के सामने ये कितना हो जाएगा, एक, पता ही होगा आपको। ठीक है, एक हो जाएगा। तो जब ये इसके सामने एक हो गया तो ये तो कर्ण आपका 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, होगा ना इस तरह से। तो ये आपका √3 हो गया, ये एक हो गया। तो आपका, तो ये आपका कितना हो गया, √3, और ये हो गया एक, और ये तो आपको 2 पता ही होगा। अब यहाँ से हमें क्या, यहाँ से यहाँ तक ले दूरी हमें एक पता है, और आपको टोटल कितना है, √3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक लेके दूरी को कैसे निकालेंगे, तो टोटल में से क्या करेंगे है, एक घटा देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो वही किया हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया, √3 में से एक घटा तो कितना आ गया, √3 - 1। अब उसके बाद में हमें एक यूनिट का मान पता है। देखिए एक यूनिट कितना, 180 हो रहा है, तो इतना यूनिट बराबर कितना होगा, तो इतना में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं, तो इसमें एक छिपा रहता है, आपको पता ही होगा, इसमें एक छिपा है। तो एक की जगह पे हम क्या, 180 और इतना आपका गुना हो जाएगा, यानी 180 माइनस इंटू √3 - 1 हो जाएगा। इसका सी डी का आपका दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल की बात कर लेते हैं। देखिए ये वाला बोला कि एक बी और सी एफ है, त्रिभुज ए बी सी की दो माध्यिका है, और जी प्रतिच्छेद बिंदु हो, ई एफ और ए जी प्रतिच्छेद बिंदु ओ है, तो ए ओ और ओ जी का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया है, एक चित्र बना दिया जैसे जैसे बोला था। उसमें क्या बोला था, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हम किए हैं। देखिए इसमें क्या क्या बोला था, फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ कि बी तथा सी एफ त्रिभुज एबीसी की दो माध्यिका है। देखिए है बीई, देखिए कहाँ से है, ये देखिए बीई। ठीक है, और आपका कौन सी, बी हो गया, और आपका ये देखिए ये हो गया सी एफ। ये दोनों क्या है भाई, ए बी सी का है, ए बी सी है ना, इसका ये माध्यिका है। चलो भाई ये हो गया। और क्या बोला था कि जी जो था आपका प्रतिच्छेद बिंदु हो जाता है, यहाँ से ये जब जा रहा था, ये जा रहा था, तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु जी हो जा रहा था। ठीक है भाई, आगे बोल रहा था कि ई एफ तथा जी ए जी, ई एफ तथा है, देखिए है ई एफ चाहे एफ ही कहिए, तथा कौन सी आपका ए जी है, देखिए ये वाला मिला करके यहाँ पे ओ बिंदु प्रतिच्छेद हो गया। ठीक है, अब बोल रहा था कि आपका तो क्या निकालना है, ए ओ बाटा कौन सी, ओ जी भाई, ये निकालना था। इस दोनों का अनुपात है, देखिए कैसे बन गया। तो देखिए, तो अब देखिए हमने क्या किया है कि आपका है बी जो था, आईसीएफ जो था मादिका था, और एडी भी क्या हो जाएगा, मादिका ही हो जाएगा। जब ये है तो एडी भी आपका क्या हो जाएगा, ये मादिका, ये दोनों आपका मादिका है, तो एडी भी आपका मादिका ही हो जाएगा। यही बात इसमें लिखा गया है। तो एजी और जीडी का अनुपात 2:1 होगा। एजी और जीडी, एजी और जीडी देख लीजिए, ए जी यहाँ से यहाँ तक, और जी डी ये देखिए, इस दोनों का अनुपात 2:1 हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बोल रहा था कि ई ई तथा एफ जो था क्रम से ए सी तथा बी ए बी पर आपका मौन बिंदु था।
ठीक है, चूंकि इसलिए हो जा रहा था। अब जब मध्य बिंदु हो रहा है तो एडी एडी वो जो था एडी का मध्य बिंदु था, है ना, तो एओ का मान क्या हो जाएगा, एडी बटा टू हो जाएगा। एओ का मान एओ का मान क्या हो रहा था, एडी बटे टू हो जा रहा है टोटल का, ये आधा था तो ठीक है, तो वही इसमें लिखा गया है। अब इसको हम इसी तरह से आपका एजी का जो मान निकाला गया है, तो इसको एजी का मान कितना हो जाएगा, 2/3 एडी हो जाएगा एजी का मान। ये देखिए, ये एजी का मान क्या था, 2/3 था ये, है ना, 2/3 था, 1 2 3 भाग है ना, तो 2/3 हो रहा था एडी का, तो वही लिखा गया है। उसके बाद में अब जब आपको क्या करना है, ओजी निकालना हो, भाई ओजी निकालना हो तो एजी में से वो घटा दीजिएगा, है ना, तो ओजी निकालना है, देखिए आपको ये ओजी निकालना है, तो एओ में से ओडी घटा दीजिएगा, ठीक है, एजी में से ओजी घटा डीजी घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। यानी कैसे किए हैं देख लीजिए, फिर से एक बार बता देता हूँ, एजी में से ओ एओ घटाना था, एजी में से, एजी देख रहे हैं ये, एजी में से ओजी घटाना था, तो हो जाएगा, निकल जा रहा था, तो इस तरह से निकाला गया है। अब इसके बाद मान भर लेते हैं, तो एजी का मान जो आया था लिख दिए हैं, और एओ का मान जो आया था लिख देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सॉल्व करने पर हमें AD/6 आ रहा है, और AO/OG, तो AO के मान कितना AD/2 आया था, और OG के मान AD/6 आ रहा था, तो काट लेंगे इसको, ठीक है, इसको उलट जाएगा, 6 से जैसे ही भाग दोगे तो ये कट जाएगा, 6 एकम 6, और ये 3 बार में कटेगा, तो 3 अनुपात इसका 1 हो जा रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 3 अनुपात 1, ठीक है। तो कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल की बात करते हैं, कह रहा कि एक समद्विबाहु समलंब में, एक समद्विबाहु समलंब में क्या होता है, ये आपको पूछा गया है सवाल। तो देखिए इसमें आपको क्या बताना है, एक समद्विबाहु समलंब में जो होता है विपरीत कोण अनुपूरक होता है, याद रखिएगा, विपरीत कोण अनुपूरक होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं, ये वाला देखिए, बोल रहा है कि एक बहुभुज के आंतरिक कोण समानांतर श्रेणी में है, और सबसे छोटे कोण का माप आपका कितना दे रहा है, 52 डिग्री, और अंतर कितना कितना का बोला है, 8-8 डिग्री का अंतर है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या निकालो भाई, ठीक है। देखिए इसको सोल्व करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है, ये देखिए आंतरिक कोण है, और इसका बाह्य कोण घटा देंगे तो निकल जाएगा, है कि नहीं, और यहाँ पे ये 60 हो जाएगा, चूंकि ठीक है, तो यहाँ पे इसको घटा देंगे तो यहाँ पे जो बचेगा ये बाह्य हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, बहुभुज के छोटा कोण सबसे इतना बोला है, प्रथम बाह्य कोण कितना, इसको घटाने पर 128, दूसरा आपका 180 में से आपका क्या करेंगे, वो 60 दिया था तो उसको घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा, है ना, जैसे दिया था। उसके बाद में तीसरा निकालेंगे, तो 180 में से आपका 68 घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे घटा लेंगे 68, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे हो रहा है, तो आपका उसमें 8-8 का अंतर बता रहा था, तो 52 को है तो 8 को 60 को हो जाएगा कि नहीं, तो वही पहला 128 आ गया, दूसरा 8, इसमें अंतर करना है 8-8 के, तो 52 8 और 60 हो गया, इसको घटाएंगे तो 120 हो गया, फिर हम 60 को दिया है, तो इसके बाद 68 घटाएंगे हम, 8 को बढ़ा देंगे, तो इतना आपका 112 आ जा रहा है। इस तरह से आपका देख रहे हैं कि सभी बहिष्ठ कोणों का योग 360 होना चाहिए, तो 128 120 112 जोड़ने पर 360 हो रहा है, यानी 1 2 3 वो कोण जोड़ने पर हो रहा है, यानी इसका बाह्य कोण कितना हो जाएगा, 3 बाह्य कोणों की संख्या हो जाएगा, यानी बहुभुज की भुजाओं की संख्या भी 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 3 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी के 5वां पद 32 है, और 8वां पद बोला है 256 है, तो बोल रहा है कि तीसरा पद क्या होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान है जी, आप इसको आप 8वां पद को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऊपर लिखिएगा, ठीक है, और ये आपका ये जो 5वां पद नीचे लिखिएगा। तो 8वां पद को आप क्या लिखेंगे, गुणोत्तर श्रेणी में है, तो ए के पावर आर कितना आपका 7 हो जाएगा, है ना, 8 बोला है तो, और यहाँ पे 5वां बोला है तो ए के पावर आर माइनस 4 हो जाएगा, 5वां को एगो कम करेंगे, ए से ए कट जाएगा, और ये इसको आप 7 में से 4 को जाके घटेगा, तो यहाँ आर का मान कितना होगा, आर के पावर 3 हो जाएगा, और इसको आप 256 को इससे भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा,
8 बार में कट जाएगा। और इसके आगे आप बढ़ाएंगे, है ना, ऐसे ही सोल्व करना है। देखिए सोल्व करके बता दें। देख लीजिए हमने जीपी में लिखा है ना, पांचवा पद कितना है 32, तो इसको हम A4 बराबर AR4 बराबर 32 लिख देंगे, 1 मान लेंगे। इसी तरह से 8वां पद को हम क्या किए हैं, जैसे हम AR के पावर 7 लिख के इतना लिख दिए हैं। अब 2 में 1 से भाग देंगे हम, इस 2 को ऊपर लिखेंगे, 1 को नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसी को हमने किया है भाग। तो देखिए ए से ए कट गया, इसको जो घटाएंगे तो ए के पावर 3 आर के पावर 3 बचेगा। इसको काटेंगे 32 से, तो यहाँ पे 8 बार में कट जा रहा है, यानी कि आर क्यू बराबर 8 हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का क्यू हो सकता है, तो आपका ये का आपका 3 से 3 कट गया, तो आपका आर बराबर 2 आ गया, ठीक है। अब इसको हम समीकरण 1 में भर के देख लेते हैं। समीकरण 1 यही ना था, इसमें आर की जगह 2 भरिए, तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा, है ना। हो तो नहीं 32 हो जाएगा, दो आर दूना 16 हो जाएगा, 16 तो नहीं ना आएगा। 2 के पावर 4 के मतलब कितना आएगा आपको, 16 आएगा। 16 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये मिस्टेक हो गया है मेरे से। ये कितना बार में कटेगा, 16 दूना 32, 2 बार में कटेगा, यानी ये का मान 2 हो जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे बोला था कि आपका तीसरा पद बोला था, तो यानी आपको कैसे लिखना था, AR के पावर 3। तो ए का मान कितना आया था, 2 आया था, और आर का मान 2 ही आया था। 2 का क्यू कितना हो जाएगा, आपका यहाँ पे 8 8 दूना 16 हो जाएगा, इसका जवाब 16 आएगा, ठीक है। सुधार लीजिएगा। तो देखिए 16 कहाँ है ऑप्शन में, ठीक है। नहीं, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे तीसरा पद है, तो एक को कम करना पड़ेगा ना, तो कम ही नहीं किए हैं, डायरेक्टली लिख दिए हैं उतना ही, इसलिए गड़बड़ हो गया है। तो ये क्या मान 2 आया था हमें, और आर क्यू नहीं होगा यहाँ पे। तीसरा पद क्या मतलब क्या होगा, AR² हो जाएगा, मिस्टेक हो गया है मेरे से। ए का मान 2 आया है और आर का मान 2 आया है, 2 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना होगा 8, इसका जवाब होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए ये वाला, बोला कि ABC समानांतर श्रेणी में, मतलब AP में है, तो इसका ये होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जब ABC आपका है, देखिए ABC AP में है, तो हम ये लाना है, तो ये कैसे होगा, इसमें हम सभी में BC से भाग दे देंगे, सभी पदों में BC से भाग, BC से भाग, BC से भाग। तो C से C कट जाएगा, ठीक है। इसमें B से B कट जाएगा, इसमें कोई नहीं कट रहा है, तो A/BC। फिर आपका आ रहा है इसमें 1/C, ठीक है। फिर इसमें आ रहा है 1/B, जो कि देख लीजिए यही चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। तो ये आपको AP को दर्शा रहा है भाई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि 8 गो वॉलीबॉल में 5 गो खिलाड़ियों की कितने तरीके से खेल सकते हैं। तो 8C 5 निकाल लेंगे, ठीक है। तो 8 फैक्टोरियल ऊपर रहेगा, और नीचे 8 में से आपका 3 घटेगा, 8 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, 3 फैक्टोरियल और एक R फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, 8 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे 5 फैक्टोरियल है, नीचे 3 फैक्टोरियल है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8 को लिख सकते हैं 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 फैक्टोरियल छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आगे आया था, तो 5 से 5 कट जाएगा। 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 गुने 1, और ये 3 गुना 6 से 3 गुना 6 कट गया। अब 7 छक कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। 7 छक नहीं नहीं 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, तो 56 कहाँ है ऑप्शन में देखिए, तो 56 ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, ठीक है। 56। आगे की ओर बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, बोल रहा है कि भाई तेरे को सफेद है और 7 गो काले बॉल है, ठीक है भाई। और बोला है कि बेहतरीन 2 बॉल निकालेंगे, जिसमें से एक ही रंग के होने की प्रायिकता बोल रहा है, एक ही रंग के, 2 गो निकालना है, एक ही रंग के होना है। तो आप पहले कुल संभावना निकाल लीजिए। तो कुल संभावना तेरे को 7 गो क्या हो जाएगा, 20 गो, तेरे 7 20 होगा, और इसमें से क्या गो चुनना था, 2 गो, तो ये हो जाएगा आपका NS, ठीक है। ये हो जाएगा NS, टोटल निकालेंगे, ठीक है। देखिए सॉल्व करके बताए हैं, कैसे बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसका कुल संभावना निकाल देंगे। तो कुल संभावना कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे 13 गो सफ़ेद गेंद था और 7 गो काली गेंद था, तो टोटल मिला के 20 गो गेंद हो गया, और उसमें से 2 गेंद निकालना था, तो BC2 हम निकाल लेंगे, तो हमारा इसका कुल संभावना NS निकल जाएगा, ठीक है। तो 20 गुने 19/2 कर देंगे, काटेंगे तो 10 बार में, यानी कि आपका 19 दहा के 190 इसका कुल संभावना। और इसकी घटना दोनों में से आपको 2 निकालना था, ठीक है ना, एक ही रंग का। तो आपका यहाँ पे 13C2 और 7C2 निकालेंगे,
ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे भाई, 13 C2 को कैसे लिखेंगे, 13 × 12/2 और 7 C2 को लिखेंगे 7 × 6/2। ठीक है, ये ट्रिक तरीका से आप इसको काटेंगे तो 6 बार में, इसको काटेंगे तो 3 बार में, 7×3 = 21 हो गया और 36×6 = 78 जोड़ेंगे तो 99 हो गया। और यहाँ पे सीधा सीधा इसका P = NE/NS होता है, यानी कि आपका 99/190 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका 99/190। अगला सवाल की बात करते हैं। अब देखिए ये वाला सवाल, यहाँ पे देखिए बोला है कि x log 3 1/3 प्लस log 3 1/4 प्लस log 3 1/5 log 3 1/24 का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको हम सिंपल तरीका से क्या करेंगे, जैसे ये सवाल था वैसे हमने एक बार उतार लिया। और आपको पता होगा कि log m + n का क्या फॉर्मूला होता है, पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। तो देखिए log m प्लस, ठीक है, log m प्लस log n का आप फार्मूला जानते होंगे। ठीक है, क्या होता है log m × n, क्या होता है m × n। ठीक है, ये मतलब प्लस में रहता है, तो ये आपका यहाँ पे जो भी संख्याएं होगी उसको आप गुना में लिख सकते हैं। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे log सब लिख रहा है, log और बेस 3 है, तो इसका ये log m, ये log n, ये log p, ये ऐसे डॉट ये सब गुना में हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको भिन्न के जोड़ करके हम गुना में लिखेंगे। तो log बेस 3 सब में है तो वो इसको हम लिख दिए, और यहाँ पे m के जगह पे कितना है, इसको गुना जोड़ेंगे, भिन्न के जोड़ करेंगे तो 3 एकम 3 और 1 4, 4 यहाँ पे 3 हो गया, 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/4। इसी तरह से जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप जोड़ते जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए आगे। तो यहाँ पे आपका इसका हो जाएगा 6/5, इसका हो जाएगा 25/24। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे। तो इसको आप क्या करेंगे, गुना में लिखें तो देखिए कटते जा रहा है, तिरछा तिरछी ये सब कटते जाएगा तो कट जाएगा। तो वो 25 ऊपर है, नीचे 3 बच जाएगा, 25/3। और हम 25 को लिख सकते हैं कितना, इसको हम log m/n लिखा है ना, m/n को हम लिख सकते हैं log m - n। तो ये m हो गया प्लस में और n माइनस में, ये लिख सकते हैं। अब इसको हम 25 को हम 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं, ये 2 पहले लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए हैं, तो देखिए 2 को पहले लिख दिए हैं, तो log 3 और बेस 5 माइनस, और इसका मान कितना हो जाएगा 1, तो ये 1 लिख दिए है। 1 को हम पहले ले लिए और इसको हम प्लस में ऐसे ही लिख दिए, तो इसका आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए बोला जा रहा है कि ए 600 रुपया की धनराशि बी को तथा एक धनराशि सी को कितना % साधारण वार्षिक दर की उधार दी गई। 5 वर्षों के बाद में बी और सी दोनों कुल 400 रुपये के ब्याज के रूप में और ए तथा सी उधार दी गई धनराशि थी। ठीक है, तो इसको हमें निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो देखिए हमने इसको कैसे, ए द्वारा सी को है ना दी गई धनराशि को हम 100 रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न से करते हैं, 600 रुपया दिया था ना जी, टोटल हमें कितना रुपया दिया था, तो ये 600 रुपया ए द्वारा दिया गया था बी और सी को, है ना। उसका परसेंटेज कितना था, 8%, 8.3 था परसेंटेज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8 × 24 = 25/3 है ना। तो वही हमने लिख दिया परसेंटेज को यहाँ पे मूलधन, ये दर, और ये टाइम कितना था 5 दिया था ना इसमें, हाँ 5 साल के लिए दिया था। ठीक है, 5 वर्षों के लिए। और दूसरा और बटा में यहाँ पे 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा जो था हमें x माने हैं मूलधन को, और इसका भी दर वही था और टाइम वही था, और बटा 100, और टोटल कितना 400 रुपया हमें देना था, है ना। ब्याज कुल कितना था 400 रुपया देना था, दोनों से कुल ब्याज इतना हो रहा था। तो अब इसके बाद सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये कितना हो गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ये 6, ये 3 दूना 6 2 हो गया, 25 दूना 50, 50 3 50 25 125 हो गया। इसको भी ऐसा ही काटेंगे, 25 चौका 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 4 3 नीचे 12 हो गया, और ऊपर 5 100 हो जाएगा, इधर 400 है। आगे बढ़ाइएगा तो सोल्व कीजिएगा, तो इसको आप इधर छोड़ दीजिए। 400 में से जाके 250 घट जाएगा तो 150 बच जाएगा, और इसको 5 से काटिएगा 150 को तो 30 बार में कट जाएगा, और 12 3 36 360 x का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, कितना आया था आपका, तो इसका आंसर आपका देख लीजिए कितना हमारा आया था, 360। 360 आया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आंसर है। अगला सवाल की बात करते हैं ये वाला।
देखिए बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 15% की दर से की छूट के बाद उसका विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% की छूट के बाद उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्यों का योग अगर 640 रुपया है तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया कि पहले वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 100 रुपया मानते, तो दूसरी वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा उसमें से घटा देंगे हम, यानी 640 था ना, तो 640 माइनस 100 हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे। तो हमें क्या दिया था दोस्तों, जो दिया था आपका कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 15% छूट दे रहा था, तो 15% छूट देगा पहले वस्तु पर, तो 15% यानी 100 में से 15 घटेंगे यानी 85% हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद में बोला था कि कितना बोल रहा था कि उसके बाद 25% का छूट दे रहा था, तो 25% का छूट के मतलब समझ रहे हैं, 25 को कम करिए 100 से, तो यानी कि 75 हो जाएगा। अब परसेंट मतलब यहाँ पे भी नीचे 100 होगा, तो 100 से 100 नीचे, इसका भी 100 से 100 कट गया है, ठीक है, तो इसका भी नीचे से 100 से 100 कट गया है, तो ये इतना आ गया है। उसके बाद में हम 5 से काटे हैं तो 17 बार में, फिर 5 से काटे हैं तो 15 बार में, फिर इसको 17x हो गया, 15 में 600 से करेंगे 640 से, तो इतना आपका 9600, आप 15 में 1 से तो 15x। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 17x से उधर से 15x आके जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक शून्य छूट गया है, देख लीजिए, लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका ये जोड़ जाकर 32x हो रहा है, और 32 से इसको आप 9600 को काटेंगे तो 300 बार में, यानी x का मान 300 हो जाएगा। तो अब आपका प्रत्येक वस्तु का एसपी निकालेंगे विक्रय मूल्य, ये 300 का कितना, पहले वस्तु पर 85% छूट था ना जी, पहले फिर 15%, तो उसके हिसाब से 85% 300 का निकालेंगे, तो 85/100 काटेंगे और ये 3 से गुना मारेंगे तो 255 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल की बात करते हैं, ये वाला देखिए, बोला है कि ए तथा बी को कहा गया कि उनके पास जितनी भी आय है उसमें से प्रत्येक वर्ष वह 6.1/4% वार्षिक दर से खर्च करें। यदि वे क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष के तक ऐसा ही करें तो दोनों के पास समान राशि बच जाएगी। दोनों का आरंभिक आय में क्या अनुपात होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको सवाल को सॉल्व करते हैं। माना कि ए और बी का आरंभिक आय x है और y है ना, ए का x है या बी का y हो गया, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है, सॉल्यूशन करना है। तो क्या हो जाएगा, पहले के लिए x माने है ना, उसका क्या बोला था आपका, बोला था ए और बी को आय जो था आपका प्रत्येक वर्ष कितना 6.1/4% वार्षिक दर से खर्च कर रहा था। तो 6.1/4 के मतलब कितना हो जाएगा, 6 × 24 25/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25/4, और उसका परसेंट के मतलब कितना हो जाएगा, बटा 100 कर देंगे और एक में से माइनस कर देंगे, है ना जी। इसमें भी करेंगे हम, ठीक है ना, खर्च कर दे रहा था तो 1 में से खर्चा कर देगा रहा है, ठीक है, एक मन के, तो उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे। और इसके लिए 8 वर्ष टाइम था, इसके लिए दूसरे वाले के लिए 10 वर्ष टाइम था, सेम टू सेम खर्च हो रहा था दोनों पर। आगे बढ़ाएंगे हम, तो 25 चौका 100 है, यहाँ पे 4 हो गया, 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 - 1/16, इधरों आपका वही हो जाएगा 1/16। जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना दोस्तों, तो इसका आपका कितना हो जाएगा 15/16, इधर भी आ जाएगा 15/16। तो दोनों तो सेम हो गया, आधार इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो ये पावर जाके घट जाएगा उधर, तो घट जा रहा है, और इधर y इधर आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 15/16 के पावर आपका 2 हो जाएगा, 15/16 के पावर 2 हो जाएगा। तो देखिए यही हमारा आ गया है, और इसको गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना 225/256, यानी इसका हो जाएगा x और y का अनुपात हो जाएगा 225/256, ठीक है। तो इसका आंसर कहीं नहीं दिया है ऑप्शन में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अगला सवाल की बात कर लीजिए। तो अगला सवाल में देख रहे हैं क्या है, बोला कि z के किन मानों के लिए समीकरण का मूल समान है, तो आपको z का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं, देखिए ये हो गया आपका समीकरण दिया था, हमने लिख दिया मूल समान बोला है, तो यहाँ पर d का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब d का सूत्र होता है b² - 4ac, या 0 है तो 0। अब b के जगह पे कितना है x z+1, a के जगह पे z+4 और ac के जगह पे 1 भर देंगे हम। तो वही हमने कर दिया है, z+1 का होल स्क्वायर 4 और a के जगह पे z+4 और c का मान 1 आया था। इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो a + b के इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये माइनस से वो आ गया तो प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो a² + 2ab पर तोड़ दिए, और इसको 4 से गुना करेंगे तो 4z और 4 चौका 16। इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए z² आपका, ठीक है, और उधर से आपका कितना 4z आ गया, माइनस में इधर से 16 हो गया। तो इस दोनों को सॉल्व करने पर कितना आ रहा है -2z हो जा रहा है, इन दोनों को सॉल्व करने पर -15 हो जा रहा है।
इसको अब हम क्या कहेंगे, गुना करने पर 15, जोड़ने घटाने पर 2, तो 5 3 15, 15 में से थे 5 3 15 या 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से कर लिए हैं, तो जेड कॉमन ले लिए तो z-5 हो गया, इस दोनों में से 3 कॉमन ले लिए तो आपका z-5 हो गया। तो यानी इसका हो गया आपका z+3 और z-5। ठीक है, यानी z का मान -3 आएगा, +5 आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में भी आंसर है, ए में भी है, यानी उपयुक्त में से एक से ज़्यादा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल की बात कर लीजिए, बोल रहा है कि ये माध्य जो है इसका 4 दिया है, लुप्त बारंबारता आपको यहाँ पे क्या होगा ये निकालना है। तो यहाँ पे माध्य की जगह पे आपका 4 भर देंगे और एफ के यहाँ पे कुछ मान करके हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, तो देखिए हमने क्या किया, ये चर जो x दिया था वो लिखे, बारंबारता जो दिया था यहाँ पे जो लुप्त था उसको हम y मान लिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो f में 1 से गुना करेंगे तो fx निकल जाएगा, 3 3 9, ये 5 में 4 से तो 20 हो गया, 9 में y से तो 9y, और ये 8 में 2 से तो 16 हो गया। और आप पढ़े होंगे सिग्मा fx बटा सिग्मा f, है ना, ये f वाले को टोटल को जोड़िए तो सिग्मा f हो जाएगा। तो 3 गो 4 गो 7 गो 8 गो 12 गो, नहीं 7 8 15 गो, तो 15 लिख दिए, y अलग जाते तो y अलग जात में जोड़ दिए। fx निकालेंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो 9 29 हो गया, 20 9 29 16 हो जाएगा आपका 45। ये 9y को अलग छोड़ देंगे तो 9y प्लस 45 लिख दिए। सिग्मा fx ऊपर, यानी कि ये ऊपर लिख देंगे हम, और सिग्मा f आपका नीचे, यानी 15 + y या y + 15 नीचे लिख दिए। और माध हमें 4 दिया था तो 4 भर दिए। अब तिरछा तिरछी गुना मार देंगे हम एक करके, तो इतना में 1 से करेंगे तो इतना ही रह गया, और 4 में इन दोनों से तो 4 में y से तो 4y, 4 में 5 से 15 से तो 60 हो गया। आगे बढ़ाएंगे हम तो 9y में से 4y घट जाएगा तो 5y बच जाएगा, ये 60 में से 45 को घट जाएगा तो 15 बच जाएगा, ये 5 3 15 हो गया, यानी y का मान आ गया 3। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 3 आंसर हो गया। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि 2 पाइप ए तथा बी जो है टंकी को 15 घंटा 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप सी जो है इसे 30 मिनट में खाली कर सकते हैं। तो तीनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी कितना समय में भर जाएगी। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देख लीजिए हमने क्या किया है, ए द्वारा 15 घंटा, बी द्वारा 20 घंटा और सी द्वारा आधा घंटा लग रहा था। ठीक है, खाली करने में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमें जो जो बोला था उसे हमने लिख दिया। ठीक है, जैसे भी बोला उसको हमने पहले क्या किया, इसको अच्छी तरह से लिख लिया कि ए को 15 घंटा, बी को 20 घंटा और सी को कितना 30 घंटा लग रहा था खाली करने में। चलिए, तो हम इन तीनों का एलसीएम 60 ले लिए, और 15 से 60 को काटेंगे तो 4 बार में, 20 से 60 को काटेंगे तो 3 बार में, 30 से 2 बार में, तो ये तीनों को जोड़ेंगे हम। लेकिन हमें ये जो सी जो था खाली कर रहा था तो इसको माइनस करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 3 जोड़ प्लस में लिखेंगे। अब इसको खाली करने वाले की कैपेसिटी माइनस में लिख देंगे और ऊपर टोटल वर्क लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 60, इसको 4 3 7 में से 2 घटेगा तो 5 5 से भाग देंगे तो 12 घंटे आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए इसका उत्तर ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका उपयुक्त में से कोई नहीं, 12 घंटा तो कहीं नहीं दिया है। ठीक है, अब 108 नंबर देखिए ये बोला है, क्या बोला है इसको देखते हैं। देखिए 108 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य नहीं है। सह अभाज्य नहीं है, सह अभाज्य उसको कहते हैं जिसका मौसा निकालने पर 1 होता है। ठीक है, तो इसका तो मौसा आपका 5 आ जाएगा, तो ये तो भाई सह अभाज्य नहीं हुआ। इसका मौसा 7 हो जाएगा, ये भी आपका सह अभाज्य नहीं है। इसका मौसा आप निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी ये भी सह अभाज्य नहीं है। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं है, ये भी इसका आंसर आपका 3 3 को हो रहा है, इसलिए उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा आंसर। ठीक है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में 42 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाली दूसरी रेलगाड़ी को 10 सेकेंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने इसके लिए क्या किया है, मान लिया कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई x मान लिया है। ठीक है, और हम क्या करेंगे भाई, हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें, देखिए निकालना था हमको कि भाई क्या निकालना था, लंबाई निकालना था दूसरी रेलगाड़ी की। ठीक है, तो उसको x मान लिए हैं। ठीक है, तो कुल दूरी बटे क्या निकालना होगा, समय नीचे लिखना होगा तब ना चाल हो जाएगा। अब आपका क्या करेंगे, तो इसका दूरी कितना था, 250 दिया था ना लंबी एक रेलगाड़ी की, है ना, जो 100 के चाल से चल रही थी, बस एगो का 100 के चाल से, एगो 72 की चाल से, तो दोनों का चाल नीचे जोड़ दिए हैं।
ठीक है। और ऊपर जो दूरी दिया था हम लिख दिए हैं 250 और इसका रेलगाड़ी के पहले के x लिख दिया हूँ। और इसको हम कैसे में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमने 5/18 से गुना मार दिया है। आगे बढ़ेंगे। अब 10 दिया था, क्या दिया था कि आपका दूसरी रेलगाड़ी को कितना 100 सेकंड में टाइम दे रहा था दूसरी का 10 सेकंड, तो ये 10 लिख दिया हूँ। आगे बढ़ाया हूँ, इसको जोड़ा हूँ 162 आया है, इसको काटा हूँ 18/62 से और 9 पचे कितना हो जाएगा 45, और 45 में 10 से तो 450 हो जाएगा। और ये 250 प्लस x और x का मान निकालेंगे तो 450 में से 250 घट जाएगा, यानी इसका आपका आंसर हो जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 250 मीटर। तो ऑप्शन में तो कहीं नहीं दिख रहा है, आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कहीं कहीं नहीं दिख रहा है। कितना आया था आंसर 200 मीटर, ना सॉरी 200 मीटर आया था, तो 200 ऑप्शन में तो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 900 रुपया है। एक व्यक्ति ने 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद में पुस्तक कितना 693 रुपया में खरीदी, है ना। और यदि पहली छूट 12% तो दूसरी छूट कितना होगी, देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली छूट के बाद में पुस्तक का एसपी यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 900 का कितना परसेंट 12% कम करना था, तो 88/100 करेंगे। और इसको हम काट कूट किए तो कितना आ रहा है भाई, 100 से कट गया ये 9 बार में और 9 से गुना किए तो 772 रुपया हो गया। और हमें अतिरिक्त छूट 792 ना आया था, 792 में से एक दिया था ना 693 रुपया उसका दिया था, तो उसको आप माइनस कीजिएगा तो 99 रुपया बच रहा है। कितना बच रहा है आपको 99 रुपया उसमें आपका बचत हो रहा है। तो 99 रुपया जो है आपका ये क्या हो गया दूसरी छूट पर, इसको हम काम में लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरी छूट 99 बचा, तो इसको कैसे काटे हैं देखिए 99 को पहले काटे हैं 11 9 99, 11 से काट दिए हैं, फिर 11 से इसको काटे हैं तो 72 आ गया, फिर 9 8 72 8, फिर 4 2 8 25 चौका है तो 25/2 आया, और 25/2 को हमने भाग दिया 2 से तो कितना आया 12.5%। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जाके एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक है।